जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग एलडीसी का जो गणित का सिलेबस हमने शुरू किया है उसमें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक जो था वो था वर्ग और वर्गमूल। क्या टॉपिक था आपका? वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वर्ग है ना, टॉपिक क्या था आपके पास में? वर्ग वर्गमूल। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो वर्ग के बारे में पढ़ने वाले। वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपके पास में यह जो वर्ग आपको सीखना है वो वैदिक विधि से लिखा हुआ है। वैदिक विधि से वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। अगर आपने सिलेबस को देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो इसके पहले का वीडियो जो सिलेबस का हमने डिस्कशन कर रखा है वहाँ जा कर के ज़रूर देख लेना, है ना। तो हम लोग वर्ग सीखने वाले हैं। तो एक सवाल मन में या हर किसी व्यक्ति के दिमाग में आता है कि वर्ग का मतलब क्या है ना। तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है ना। मैं जो बता रहा हूँ आपको कि वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब हमारे दिमाग में हमेशा एक चित्र बनता है। क्या बनता है चित्र? कि एक बार देखना ध्यान से, एक ये चित्र बनता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। हम लोग इसको वर्ग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसको वर्ग बोलते हैं, है ना। लेकिन अब बात को समझना, एक वर्ग हम लोग जब संख्या में उसी का गुणा होता है, जैसे कि 2 में 2 का गुणा करना, ये भी क्या कहलाएगा? 2 का वर्ग कहलाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है? भुजा क्षेत्रफल निकालते हैं ना, भुजा में भुजा का गुणा करते हैं हम लोग। भुजा इंटू क्या करते हैं? भुजा में भुजा का गुणा। तो भुजा इंटू भुजा लिखते हैं या भुजा स्क्वायर लिखते हैं। तो ये इसका 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का वर्ग। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 की घात कितना है? 2। 2 की घात 2 क्या है? 2 की घात 2 यानी कि 2 का 2 में गुणा है। अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ कि 15 का वर्ग, है ना, 15 का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 में गुणा है किसका? 15 का। या फिर मैं लिख सकता हूँ 15 की घात कितना? 2। ये घात वाला है वो छोटा अक्षर रहता है, ठीक है। ये तो लिखने का तरीका है, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला कि घात क्या लिखे। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये है कि यार वर्ग क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग एक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वर्ग होता है। अब हमें ये पता करना होता है, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि भाई 15 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। अभी छोटा लेवल का एग्जाम मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा बड़ा लेवल का होगा। लेकिन हम लोग समझने के लिए हिसाब से कह रहे हैं। हम लोग मान लो आपसे कह दिया कि भाई 145 का वर्ग, ठीक है। तो देखो गुणा करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग वैदिक विधि से सीखोगे तो बहुत ही जल्दी आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। तो हमें जो सीखना है यहाँ पर वो है आपका वैदिक विधि। कौन सी विधि? वैदिक विधि से। वैदिक विधि से। अब इंग्लिश मीडियम का अगर कोई हो तो भी क्या बोलेगा? वैदिक विधि ही बोलेगा। इंग्लिश मीडियम वाला हो तो भी क्या बोलेगा? वैदिक विधि ही बोलेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे की बात करते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि हमें वैदिक विधि से क्या सीखना है? वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखना है। वैदिक विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखना है, ठीक है। तो उससे पहले, वैदिक विधि हमको सीखने से पहले कुछ शब्दावलियाँ देखनी होगी, है ना। शब्दावली हमको देखनी होगी। शब्दावली का मतलब हो गया कुछ टर्मोलॉजी, जो हम लोग परिभाषाएं देखनी होगी, है ना। परिभाषाओं का मतलब कि किसको क्या क्या बोलते हैं, किन किन को क्या क्या बोलेंगे। कभी कभी हम लोग बोलेंगे एकाधिकन पूर्वायन, एक न्यून पूर्वायन, है ना, निखिल अंक, है ना, चरम अंक, ऐसा कुछ बोलेंगे, दशांक। तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? शब्दावलियों को समझते हैं कि क्या क्या शब्द आपको ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं। हाँ, अगर आपको लगे आवश्यकता है लिखने की तो आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लें ताकि आपको समस्या ना हो समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक बार समझ देंगे आधार, ठीक है। पहला हमारे पास में रहेगा वो क्या है? एक आधार को समझना है ना। क्योंकि ये बार बार आपके पास में जब हम लोग निखिलम विधि से हम लोग काम करेंगे या संकलन व्यवकलन जब करेंगे तो आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अभी किसी में भी आप उलझना मत नहीं कि मैं कौन सी विधियों का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं करना। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भी टेंशन नहीं करना, सब सीख जाएंगे, ठीक है ना। कोई डरने वाली बात नहीं। हम लोग आराम से 0 लेवल से उठा करके पहुंचाएंगे आपको वहां तक। तो एक शब्द आपको दिखेगा आधार। तो आधार क्या होता है? जैसे आधार का मतलब क्या? जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसका बेसमेंट रहता है ना, मतलब नीचे जो नींव वगैरह करते हैं, वैसे ही आधार। तो ध्यान समझना कि आधार हमेशा, ठीक है, आधार क्या क्या रहेगा? या तो 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा या 10,000 रहेगा, है ना। यानी कि 10 का गुणज क्या रहेगा? 10 का गुणज, इसको कहेंगे मल्टीपल, है ना, मतलब 10 का गुणज, ठीक है। तो आधार हमेशा या तो 10
100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है, 10 लाख, ऐसा रहेगा हमेशा आधार। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर नहीं समझ में आया तो जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई 108 में आधार क्या है, 108 में आधार क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आधार कितना है, 100 है, ठीक है। अगर हम लोग कह दें, क्या कह दें कि भाई 15 में आधार कितना है, 15 में आधार कितना है, तो 15 में हम लोग क्या कहेंगे, 10 है। अगर आपसे कह दिया कि 1002 में आधार कितना है, 1002 में आधार कितना है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 1000 आधार। अब आपके दिमाग में, सर आप तो ऐसी संख्या लिख रहे हो जो 100 या 10 इनके आसपास में, कुछ संख्याएं और भी होगी, है ना, कुछ संख्या और भी हो सकती है। जैसे आपसे कह दिया कि आपने कह दिया सर नहीं आप तो गलत लिख रहे हो, आप तो मुझे लिख के बताओ कि 23 में आधार कितना है, ध्यान समझना, 23 में आधार कितना है। तो अब हमारे पास में एक नया कंसेप्ट यहाँ निकल के आएगा, एक उपाधार का कंसेप्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, उपाधार। समझना बात को, कौन सा कंसेप्ट, उपाधार, है ना। उपाधार का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास में ये जो आपके पास में है 23, तो 23 में ये जो लिखा हुआ क्या है, 20 प्लस में कितना है, 3, और उपाधार के साथ में हम लोग एक और शब्द यूज़ करेंगे, विचलन, उसको भी समझ लेते हैं, है ना। ये तीनों शब्दों को एक साथ ही समझ लेते हैं। आधार तो आपके पास में ये रहता है। अब हम लोग बात करते हैं उपाधार और विचलन की। तो आपके पास में ये जो 20 को मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू या 2 इंटू 10, ठीक है, थोड़ा सा इजीली हम लोग 2 इंटू 10 प्लस में कितना है, 3, ध्यान समझना। अब मैंने पूरे इस 23 को तोड़ा है, 23 को क्या किया है, तोड़ दिया। तो ये जो आपके पास में 2 जो है वो क्या है, उपाधार है। 2 क्या है आपका, उपाधार है। 10 क्या है, आधार है। 10 क्या है, आधार है। और 3 क्या है, विचलन है। 3 क्या है, विचलन है। यानी कि विचलन का मतलब जितना जोड़ते हैं ना आधार में, जितना जोड़ते या घटाते हैं वही क्या कहलाएगा, आपका विचलन, है ना। आधार और उपाधार से ऊपर का जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका विचलन। तो यहाँ से हमने 3 शब्द सीखे, ध्यान समझना, एक एक कंसेप्ट को समझना। आधार 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ हो सकता है। उपाधार 10 में या 100 में, 1000 में जिसका गुणा होता है वो क्या कहलाएगा, उपाधार। और जो जुड़ता है ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, डेविएशन, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होता है वो क्या कहलाएगा, आपका विचलन कहलाएगा। क्लियर है बात, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक करके मुझे बता देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखो कुछ भी चीज़ कठिन नहीं है, मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर आपने वैदिक गणित बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, कभी नहीं पढ़ाओ, तो भी हम लोग एक जीरो से एक एक बात को आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, आप लोग नोट करें और उसके बाद में एक बार रिवीजन करेंगे, आपका हर बात आपको समझ में आ जाएगी और आप लोग अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। मैं और आप ये मत कहना सर क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अभी हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद में उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। मतलब 11, 13 में जो पेपर आए थे, 2 बार पेपर हुए थे, आगे और पेपर आए थे, तो कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए वो बात की बात, एक बार हम सीखे तो सही इनको, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको जल्दी से लिख दें, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए तो हमने 3 बातें यहाँ समझी है, यहाँ पर आधार, उपाधार और विचलन। तो कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ेंगे ना, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। चलिए तो आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पर 68 में, 68 में आपको मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है। कैसे बताओगे आप लोग, मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो आपको कभी कभी लगेगा ना यार सर क्या टाइम पास करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कमेंट करते तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कम से एटलीस्ट कुछ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सीख भी रहे हैं ना, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, चलो और वीडियो बनाएं, है ना। अगर आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो 68 में आपको क्या पता करना है, एक तो आधार क्या है, क्या पता करना है, आधार क्या है, ठीक है। दूसरा क्या पता करना है, उपाधार क्या है, उपाधार क्या है, और विचलन क्या है, ठीक है। 3 बातें आपको पता करनी है, ध्यान समझना। तो आधार हम लोग बात, देखो हम लोग कोशिश करेंगे विचलन को प्लस में लेने की कोशिश करेंगे। किस में, प्लस में लेने की। इसका मतलब ये हो गया कि ज़रूरी नहीं कि माइनस में आ गया तो भी चलेगा, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे किस में रहें, प्लस में रहेगा। हम लोग माइनस वाले की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना, अगर मैं आधार कितना लेता हूँ, यहाँ पर 68 है मेरे पास में, कितना है 68, तो 68 को मैं तोड़ सकता हूँ 68 को, है ना। कैसे कि भाई 60 प्लस में कितना है 8, 60 के भी भाग हो जाएंगे कितना, 6 इंटू 10 प्लस में 8, ठीक है। ये मेरे पास में बन गया। तो ये जो आपके पास में 6 जो है, ठीक है, 6 क्या है आपके पास में, उपाधार है। 6 क्या है आपके, उपाधार है।
आधार कितना है, तो आप कहेंगे सर आधार तो कितना है 10 है, और विचलन कितना है, विचलन कितना है आपके पास में 8। ठीक है, तो आधार, उपाधार और विचलन। अब आपने कहा सर हम तो ये सब नहीं लेंगे, प्लस में नहीं ले रहे हैं, आपकी मर्जी है, चलो ठीक है माइनस में ले लो, है ना। अगर आप माइनस में लेते हो तो उसको क्या लिखोगे, 68 को लिखोगे, ध्यान समझना, क्या लिखोगे 70 माइनस में 2 लिखोगे। क्या लिखोगे 70 माइनस में 2, 70 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 68। अब 70 के टुकड़े कर लोगे, 7 × 10 माइनस में 2, ध्यान समझना। तो यहाँ से आपके पास में 7 क्या आ गया, 7 जो आया है वो क्या है आपका उपाधार है, 7 क्या है उपाधार है, 10 क्या है आधार है। ठीक है, और यहाँ पर विचलन कितना है, विचलन है वो -2, -2 क्या है आपका विचलन है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, है ना, बिल्कुल है ना, मेरे साथ बने रहना। तो यहाँ पर 3 बातें हम लोग समझे हैं, आधार, उपाधार और विचलन। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग को कहेंगे आधार से कितना ज़्यादा है ना, कितना उपाधार है, कितना विचलन है, तो आपको निखिलम विधि में बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको वर्ग सीखना है तो निखिलम विधि भी हमारे पास में काम आने वाली। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे भी निकल जाएंगे यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब तक। चलिए थोड़ी सी हम लोग बड़ी संख्या ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं 100 से कम ही हो, है ना, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं ले लेता हूँ आपके पास में 408 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 408, ध्यान समझिएगा, कितना ले रहे हैं हम लोग 408 ले रहे हैं। तो 408 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 400 प्लस में 8, 400 के भी मैं टुकड़े कर सकता हूँ क्या, 4 × 100 प्लस में 8। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में उपाधार है। ठीक है, 100 जो है वो क्या है आधार है, 100 क्या है आपका आधार, और 8 जो है वो क्या है आपका विचलन है, 8 क्या है विचलन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 98 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 98। तो अब आपको देखना है कि 100 से कितना कम है। तो आप कहेंगे सर 100 - 2 है, ये तो कितना है 100 - 2 है, 100 - 2 है, इसका मतलब आधार कितना हो गया। ठीक है, आधार कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर आधार तो 100 है, उपाधार कितना है, तो उपाधार तो कुछ है नहीं, इसका मतलब कितना है 1, और विचलन कितना है, तो विचलन आपके पास में 2 जो है माइनस का, है ना, -2 क्या है आपका विचलन हो गया। क्लियर है। तो ये सबसे एक बेसिक फंडामेंटल हमारे पास में एक नॉलेज हमें ज़रूरी होना चाहिए, आधार, उपाधार और विचलन। 3 बातें हमने यहाँ से समझी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको लिख लें, लिखने की आवश्यकता हो तो, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आधार और उपाधार के बाद में कुछ और शब्दों को समझते हैं हम लोग। आधार हमने समझ लिया है, उपाधार समझ लिया है, विचलन समझ लिया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा एकाधिकैन, क्योंकि सबसे पहले शब्द का सामना यही आपको करने मिलने वाला है, एकाधिकैन। एकाधिकैन एक शब्द ये मिलेगा, और एक शब्द मिलेगा आपको एक न्यूनैन। एक न्यूनैन, ठीक है, हाँ, इनको इंग्लिश में भी यही बोलेंगे एकाधिकैन या एक न्यूनैन ही बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या मतलब है समझते हम लोग। जैसे मैंने बोला 5 का एकाधिक, 5 का एकाधिक, ध्यान समझना, डायरेक्टली आपको नहीं पूछेगा एकाधिक क्या होते हैं, क्वेश्चन इसके बनेंगे तो वहाँ पर आपके काम आएगा। तो 5 का एकाधिक, यानी कि एकाधिक का मतलब है, अगर संधि विच्छेद करें तो एक अधिक, है ना, एक अधिक। एक अधिक का मतलब हम लोग सामान्य तौर पर हासिल की तरह गिनते हैं ना, जैसे हम लोग कैरी करते हैं ना कि भाई कितना कैरी हुआ 1 2 ऐसा, तो एक अधिक यानी कि कैरी कितना है 1। तो 5 का एकाधिक यानी कि 5 के ऊपर बिंदु लगाएंगे, ध्यान समझना, 5 के ऊपर बिंदु लगाएंगे। ऊपर बिंदु का मतलब है एक पॉइंट लगा हुआ ना, एक डॉट जो लगा हुआ, इसका मतलब कितना है 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। मैं कह दूँ कि 85 का एकाधिक, ध्यान समझना, 85 का एकाधिक, पूरे 85 का एकाधिक, तो क्या हो जाएगा 85, और यहाँ पर 5 के ऊपर 1 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। ध्यान समझना। अगर मैं ये कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि 65 में 6 का एकाधिक, है ना, 65 में मतलब यहाँ पर ध्यान समझना कि 65 में 6 का एकाधिक चाहिए, यानी कि ये जो है 6 का एकाधिक, तो आपके पास में 6 के ऊपर बिंदु लगाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 7। तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी, ध्यान समझना, संख्या क्या बन जाएगी, तो 7
5, ठीक है, क्योंकि हमने एकाधिक किसके ऊपर गिना है, 6 के ऊपर। तो जिस भी संख्या के ऊपर का है एकाधिक उस संख्या पर लगाना है। बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं कहता कि भाई जो भी संख्या ले आप कहना, अगर मैं कहता 5 का एकाधिक तो 6 है ना, 7 का एकाधिक तो 8, 3 का एकाधिक तो 4, एक अधिक। एक न्यून का मतलब है एक कम, एक न्यून का मतलब क्या है, एक कम, ठीक है। तो मैंने कहा 7 का एक न्यून है ना, एक न्यून का मतलब कितना हुआ, 7 में से एक कम। तो ये बिंदी जो लगेगी, ध्यान समझना, ये बिंदी जो लगी हुई इसका मतलब क्या है कि 7 से कितना कम है, एक कम है, 7 से एक कम। तो बोलो कितना हो जाएगा, 6, है ना। अगर मैं कह दूँ, क्या कह दूँ कि 4 का एक न्यून, यानी कि 4 से या 4 में एक न्यून, तो 4 के नीचे बिंदी, तो बोलो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक न्यून, एक न्यून का मतलब एक कम, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग बात करें कि मैंने कह दिया कि 46 में 6 का एक न्यून, 46 में 6 का एक न्यून। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पास में 6 का एक कम करना है, 6 का एक कम करना है, 46 में 6 का एक कम, तो बोलो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये एक न्यून का मतलब है, ठीक है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक न्यून या एक अधिक का मतलब कितना है, एक कम करो या एक बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन अब ये बोलेगा एक न्यून पूर्वैण, एकाधिकैन पूर्वैण, ठीक है। अभी हम लोग एक और शब्द पे जाने वाले हैं। तो एक न्यून और एक अधिक, ठीक है, एकाधिकैन और एक न्यूनैन, एकाधिकैन और एक न्यूनैन को हमने समझा है, ठीक है। अभी हम लोग और आगे थोड़ा शब्दों को और बढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। हाँ, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं, एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा, एकाधिकैन पूर्वैण। पूर्वैण या पूर्वैण, ठीक है, एकाधिकैन पूर्वैण, ठीक है। एक शब्द आपको ये देखने को मिलेगा, एकाधिकैन पूर्वैण। तो ध्यान समझना, इसमें क्या होगा कि पूर्व में एक अधिक, क्या है, पूर्व वाली संख्या में एक अधिक, पूर्व वाली संख्या से एक अधिक। पूर्व का मतलब है पहले, पूर्व का मतलब क्या है, पहले वाली संख्या से एक अधिक। संख्या की जगह आप लोग कर लो अंक, संख्या की जगह क्या कर लेंगे, अंक, ये ठीक रहेगा, क्योंकि संख्या का मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम लोग कह रहे हैं पूर्व वाले अंक से एक अधिक। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना, मैं शब्दों को समझा रहा हूँ। एकाधिकैन पूर्वैण, यानी कि पूर्व वाले, पूर्व का मतलब पहले वाले अंक से एक अधिक। जैसे मैंने कह दिया, क्या कह दिया कि हम लोग ले लेते हैं एक बार 28, 28 में 8 का एकाधिकैन पूर्वैण, ठीक है। हमने क्या कहा, 28 में 8 का एकाधिकैन पूर्वैण। तो 8 का ये जो दो जो है वो क्या है, पूर्वैण है, क्या है, पूर्वैण। पूर्वैण का मतलब, या पूर्वैण, हम लोग पूर्वैण कह दो या पूर्वैण कहो, एक ही बात है ना। कि 8 का पूर्व, पूर्व का मतलब कौन है, पहले। 8 के पहले कौन है, 8 के पहले कौन है, आप कहेंगे सर 8 के पहले तो कितना है, 2 है, ठीक है। 8 के पहले कितना है, 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा हो। 28 में 8 का एकाधिकैन पूर्वैण, यानी कि 28 में 8 जो है उसके पहले कौन है, 2। 2 का क्या है, एकाधिकैन पूर्वैण, यानी कि एक अधिक, है ना। 2 का एक अधिक, 2 के ऊपर आप लोग एक बिंदी करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 3। तो बोलो 28 में 8 का एकाधिकैन पूर्वैण, यानी कि 2 का एकाधिकैन कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है बात, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार से। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग इधर देख लेते हैं। ओके, इसको भी बाद में लिख लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद समझते हैं पूरा, है ना। चलिए, तो और बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने बोल दिया 62 में 2 का एकाधिकैन पूर्वैण, ठीक है। क्योंकि पहले एक शब्द पढ़ा था, हम लोग 2 शब्द मिक्स कर रहे हैं, एकाधिकैन पूर्वैण। तो 62 में 2 का
पूर्वेण कोण है, 2 का पूर्वेण कोण हो गया, 2 का पूर्वेण कोण हो गया तो 6। भाई 2 का पूर्वेण कोण है 6, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि भाई 6 जो है उसका क्या है 1 अधिक, तो बोले कितना हो जाएगा 7, तो आपके पास में कितना हो गया 72। ठीक है, तो ये आपके पास में ये एकाधिकन पूर्वेण हो गया। क्लियर है बात। अगर मैं कह दूं, क्या कह दूं कि 85 में 5 का, है ना, इधर से इधर जाएंगे, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, बाएं से दाएं की ओर, 5 का एकाधिकन पूर्वेण। ठीक है, तो 85 में 5 का एकाधिकन पूर्वेण, यानी कि पूर्व, 5 का पूर्व कौन है तो 8, 8 का एकाधिक कितना हो गया 9। क्लियर है। तो ये आपके पास में एकाधिकन पूर्वेण का कंसेप्ट जो था कि एकाधिकन पूर्वेण क्या होता है, उसी प्रकार से एक न्यूनन पूर्वेण होता है ना। एक शब्द और आएगा, एक न्यूनन पूर्वेण, तो आप लोग इसको एक बार लिख लें। ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें अपने हिसाब से लिख के, ताकि आपको और इजीली बातों को समझने में कठिनाई ना हो, है ना, क्योंकि मैथ समझने के ही विषय हैं। थोड़ा मेहनत करेंगे आप लोग तो हो जाएगा आपसे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं एक न्यून पूर्वेण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, एक न्यून पूर्वेण। वापस से बोलिए मेरे साथ में, क्या करेंगे हम लोग, एक न्यून पूर्वेण की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यून पूर्वेण, एक शब्द आपको ये देखने को मिलेगा, एक न्यून पूर्वेण। ठीक है, तो एक न्यून पूर्वेण होता क्या है, इसको समझना है। ठीक है, हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, है ना, तो देखिए बार बार मैं कहना पसंद करता नहीं हूँ, आप लोग समझदार हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो अगर और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लगता है कि भाई इसको शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर बिल्कुल शेयर कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक न्यून पूर्वेण, एक न्यून पूर्वेण का मतलब क्या हो गया। ठीक है, बात को समझना कि एक न्यून का मतलब तो हमने समझ लिया कि एक कम। अब कह रहा है कि पूर्वेण मतलब पहले वाले में, एक कम पहले वाले अंक में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक कम पहले वाले अंक में। ठीक है, हमें यह समझना, एक कम पहले वाले अंक में, एक न्यून पूर्वेण, यानी कि एक न्यून है पूर्व वाले में, पहले वाले अंक में। जैसे मैंने कह दिया, क्या कह दिया कि एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 77 में, अरे एक जैसा हो जाएगा ना, 79 में, 79 में 9 का एक न्यूनन पूर्वेण अंक क्या होगा। हमने कहा कि 79 में 9 का एक न्यूनन पूर्वेण, मतलब 9 के पूर्व में जो अंक है उसका एक न्यून होना चाहिए। तो 79 जो है, 79 में 9 से पहले कौन है ना, ये पूर्वेण। ठीक है, 9 से पूर्व में कौन है, आप कहेंगे सर 7 है। आप कितना कहेंगे सर 7 है। 7 से एक न्यून करो, एक न्यून का मतलब कितना हो गया 6, तो ये क्या हो गया आपके पास में एक न्यूनन पूर्वेण। ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी, तो संख्या जो बनेगी, अब नई संख्या जो बन के आएगी वो क्या बन के आएगी 69। क्लियर है बात। तो ये एक न्यूनन पूर्वेण है। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। हम क्या कहते हैं कि 123 में 3 का एक न्यूनन पूर्वेण अंक। ठीक है, एक तो 3 का एक न्यूनन, यहाँ पर 123 से 123 का पूर्व वाला अंक क्या है, ध्यान समझना, पूर्व वाला अंक कितना है 2। ठीक है, ये आपके पास में पूर्वेण वाला अंक है। पूर्वेण वाला अंक कितना है 2, 2 से एक कम, एक कम का मतलब कितना हो जाएगा 1, तो बोलो कितना हो जाएगा 12 से 11 हो जाएगा। तो आपके पास में संख्या क्या बन के आएगी, संख्या निकल के जो आ रही है वो कितना है 1, 1 और 3, तो 113 है। क्लियर है बात। तो यहाँ से एक बात हमें जो समझ में आ रही है वो ये है कि एकाधिकन पूर्वेण का मतलब है कि पहले वाले में एक ज़्यादा, एक न्यूनन पूर्वेण का मतलब है कि पहले वाले से एक कम, है ना, न्यून। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इसको लिख लें, फिर हम लोग और उससे आगे बात करेंगे, तो जल्दी से आप लोग इसको छापें, है ना। चलिए, तो आगे हम लोग और कुछ शब्दावली को देखते हैं। अभी तक हमने 2-3 शब्दावली को जो देखा है वो क्या क्या था, ध्यान समझना। आधार, उपाधार, विचलन, ठीक है, एकाधिकन, एकाधिकन पूर्वेण,
ठीक है, न्यूनयन, एक न्यूनयन पूर्वायन, ये हमने देख लिया। अब एक दो शब्द और आपको देखने को मिलेंगे। एक तो चरमांक मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, चरम अंक। चरम अंक बोलो या चरमांक बोलो, एक ही बात है। चरम अंक या चरमांक बोलो, एक ही बात है आपका। अगर आप लोग चरम बोलेंगे या चरमांक बोलेंगे, ठीक है, चरम अंक, इसको संधि में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, चरमांक हो जाएगा। क्लियर है ना। चरम का मतलब होता है कि चरम सीमा पर पहुंच गया, यानी कि अंतिम, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई 1 2 3 4 5 है ना, इसमें चरमांक क्या रहेगा, 5 जो है वो क्या है आपका चरमांक है। 5 क्या है, चरमांक, अंतिम वाला जो भी रहेगा। चरमांक का मतलब है अंतिम, है ना, अंतिम कहो या फिर आप लोग कह दो इकाई, है ना। इकाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट शब्द रहेगा इकाई, है ना। इकाई वाला जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चरम। लेकिन हम लोग वैदिक में हम लोग सामान्य तौर पर इधर से पढ़ना शुरू करते हैं ना, इसलिए वो समस्या रहती है। तो कभी हम लोग उसको कहते हैं चरम यानी अंतिम अंक है ना। चलिए एक और बात है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 5 3 2 7 में यहाँ पर क्या है, चरम अंक क्या है, ये जो आपके पास में 7 जो है वो क्या है आपका चरमांक है ना, चरम अंक है। क्लियर है बात। चलिए इसके साथ में एक और शब्द देख लेते हैं हम लोग, निखिल। निखिल अंक, क्या देख लेते हैं, निखिल अंक की बात करते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग बाद काम आएगी, निखिलम विधि काम आएगी। कौन सी विधि काम आएगी, निखिलम विधि काम आएगी। तो हम लोग निखिल अंक होता है क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो निखिल अंक का मतलब जैसे मैंने चरमांक के अलावा, है ना, चरमांक के अलावा सभी निखिल अंक होते हैं। चरमांक के अलावा क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, निखिल अंक होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहते हैं भाई चरम अंक क्या है इसका 5, तो इसका मतलब 4 3 2 1, ये जितने भी अंक है, जितने भी अंक है सब के सब क्या कहलाएंगे, निखिल अंक कहलाएंगे। जितने भी अंक है सब के सब क्या कहलाएंगे, निखिल अंक कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 3 7 5 3 2 7 ये है, ये तो चरमांक हो गया। तो बाकी ये 2 कहो 3 कहो या 5 कहो, सब के सब आपके क्या है, निखिल अंक है। सब के सब क्या है, निखिल अंक है। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावलियाँ थी जो हमें काम में आ रही थी यहाँ पर, तो हमने इनको देखा है। हो सकता है आगे भी कुछ और आएगी तो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अभी तक के लिए तो इतना बहुत है आपके पास में। निखिल अंक हो गया, और हाँ एक और परम मित्र अंक, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। परम मित्र अंक, बेस्ट फ्रेंड डिजिट, है ना, मतलब अपनी भाषा में हम लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परम मित्र अंक, अभी संस्कृत भी अपनी भाषा है ना, और संस्कृत अलग नहीं है ना। बेस्ट फ्रेंड डिजिट हम लोग कह सकते हैं इसको, बेस्ट फ्रेंड वाली डिजिट है। ठीक है, तो परम मित्र का मतलब क्या है कि परम मित्र का मतलब है कि भाई दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि टोटल 10 हो जाए, है ना। ऐसी दोस्ती की योग कितना हो जाए, योग कितना हो जाना चाहिए, 10। ठीक है, अंकों का योग कितना हो जाना चाहिए, डिजिट 0 से लेकर के 9 तक ही होती है। तो दोनों को मिलाते हैं, दो जब अंकों को मिलाएंगे तो टोटल कितना होगा, 10 होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई 1 का परम मित्र अंक क्या है, हमने कहा 1 का परम मित्र अंक क्या है, आपने क्या कहा सर 9 है। 1 और 9 दोनों को मिलाओगे 10 हो जाएगा। हमने कहा 2 का परम मित्र अंक क्या है, आपने कहा सर 8 है ना। या 8 का परम मित्र अंक 2, ठीक है। हमने कहा 3 का, आपने कहा सर 7 है। हमने कहा 7 का, आपने कहा 3, है ना। तो ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड है, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा। इसी को कहते हैं परम मित्र अंक, है ना। बेस्ट फ्रेंड वाली डिजिट है ये, ठीक है। 4 है तो 6 और 5 का 5। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है परम मित्र अंक क्या होता है। तो परम मित्र अंक यानी कि 2 अंकों को जब मिलाते हैं तो टोटल जो है वो 10 हो जाना चाहिए। तो वही आपका परम मित्र अंक होता है। 1 का परम मित्र कौन सा है, 9। 2 का परम मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल। 2 का परम मित्र 8, 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र 6 और 5 का 5 है। तो क्लियरली यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो शब्दावलियाँ हैं, ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ शुरू नहीं किया है। ठीक है, आपके दिमाग में ये ना है सर इतना थ्योरी बढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि शब्द बार बार काम में आएंगे तो फिर आप कहोगे सर ये क्या होता है ना। और हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रख लेनी है, समझ लेनी है, ताकि वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं करे। फिर आपको मैंने बोलूँगा कि निखिल अंक, है ना, बोलोगे सर निखिल क्या होता है। फिर मैंने कहा कि विचलन, आपने कहा सर विचलन क्या होता है ना। तो इन सारी बातों को एक हम लोग पहले ही समझ लेते हैं कि इन शब्दों को हम लोग काम में लेने वाले हैं, है ना, ताकि वो शब्दों को आपको जब मैं बोलूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाए। मैंने कहा कि 7 का परम मित्र हमने 3 लिया, आपने कहा सर आप 3 ही क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया। फिर आप लोग ये पूछोगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि परम मित्र का मतलब दोनों को मिलाने पर 10 होता है। तो ये बात मैं बार बार आपको वहाँ नहीं बताऊँगा,
है ना। तो इन बातों को आपको समझ लेना है, इन शब्दावली को आप लोग लिख लेना है और इसको जल्दी से लिख लिया आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी से हम लोग बातें समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी शब्दावलियाँ थी जो हमें बार बार काम में आनी है ना, कि कौन कौन शब्दावली हमें काम में लेना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग ज्ञात करने की विधियाँ। क्या देखने वाले हैं कि भाई वर्ग ज्ञात कैसे करेंगे, क्या क्या विधियाँ। देखो एग्जाम में अगर नहीं याद आई ना, तो भी अगर आपको ढंग से याद है वर्ग तो आपका काम निकल सकता है, लेकिन बड़े बड़े अंकों का वर्ग होगा वहाँ आपको समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम आपको जो करना है कि वर्ग जो है वो कम से कम आपको 20 तक तो याद कर लेना है, ठीक है। कहाँ से, 1 से लेकर के 20 तक जो वर्ग है ना, वो आपको याद ही करना है। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे याद करते हुए कहाँ तक जाना है, 20 का कितना होता है 400। ये मिनिमम याद तो कर लेना, ठीक है। ये आप मिनिमम याद कर लेना लिख करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा आपको, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एलडीसी में कह रहा हूँ, एलडीसी में आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से आपको 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 50 प्रश्न आ रहे हैं ना, 50 प्रश्न में तो यहाँ 5-6 प्रश्नों का वेटेज तो इसका बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि हाँ हम लोग कर लेंगे, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है और इजी है। वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। तो वर्ग ज्ञात करने की हमारे पास में जो विधियाँ हैं, ठीक है। हाँ, गुणे की बहुत सारी विधियाँ हैं, ध्यान समझना कि वैदिक विधि में, वैदिक गणित का मतलब ये है कि आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग करना है ना। वैदिक गणित का मतलब क्या हो गया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जितने भी संक्रिया हम लोग कर सकते हैं सारी करनी। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो केवल और केवल क्या दिया हुआ है कि वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल दिया हुआ है। समझना बात को, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल दिया हुआ है ना। तो आपके पास में ना तो भाग विधि है, ना कुछ और गुणा है, कुछ नहीं है, ना जोड़ना है ना घटाना है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको टेंशन नहीं करना है कि क्या क्या पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। अगर सब पढ़ना होगा तो हम लोग उसके हिसाब से कोई अलग सीरीज चलाएंगे। अभी हम लोग केवल और केवल हम लोग एलडीसी के पर्पस से मतलब ये काम कर ले रहे हैं। और हाँ, अगर कोई रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके भी काम आ जाए, क्योंकि वहाँ पर भी लेवल 2 में भी ये वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो विधियों की बात करें तो विधियों में हमारे पास में 5 विधियां बनती है। सबसे पहला आपके पास में एक बनेगी एकाधिकेन पूर्वेण, है ना, पूर्वेण विधि। कौन कौन सी विधि, तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है। दूसरा जो है आनुरूप्यण विधि है, आनुरूप्यण विधि, ठीक है। और तीसरा जो है आपका निखिलम विधि, सूत्र निखिलम विधि, सूत्र निखिलम विधि। हाँ, निखिलम विधि में 2 भाग हो जाते हैं। निखिलम में 2 भाग हो जाते हैं, कौन कौन से, एक तो आधार और उपाधार विधि, ठीक है। तो ये आपके पास में एक तो 3 विधियाँ हो गई हैं, और एक द्वंद्व योग विधि होती है, और संकलन व्यवकलन, ठीक है। हम लोग लिखते हैं एक बार, संकलन व्यवकलन विधि। और एक और जो आएगी आपको द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व योग विधि। ओके, निखिल विधि को यावदुनम तावदुनी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको मैं और एक्सप्लेन करूँगा कि निखिलम विधि को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यावदुनम तावदुनम विधि भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा वहाँ करेंगे। अभी हम लोग द्वंद्व योग विधि, या इसको हम लोग तिर्यक विधि भी हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको तो, ठीक है। और उसको यावदुनम तावदुनम। तो ये हम लोग 5 विधियाँ सीखने वाले हैं यहाँ पर कि वर्ग कैसे इन 5 विधियों से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग केवल और केवल वर्ग निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। गुणा करके, संख्याओं का आपस में गुणा करके, वो तो हमने बचपन से सीख रखा है। और वैदिक विधि से थोड़ा सा फास्टली हो जाएगा। कैसे फास्टली हो जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मुझे 75 का स्क्वायर बताओ, है ना। यहाँ समझना, मैंने कहा भाई मुझे 75 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलेंगे सर 75 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, ईजी है, 7 और 8 56, है ना, और 25, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो। मैंने कहा सर मुझे 85 का वर्ग बताओ, 85 का वर्ग बताओ, तो यहाँ पर 8 9 72, ठीक है, और 25 हो गया आंसर।
तो ये फटाफट हो जाएगा, ठीक है, ये फटाफट हो रहा है, ठीक है, यही हमें सीखना है। अब आप बोलोगे सर कैसे किया, है ना, तो मैंने यहाँ जो विधि लगाई है वो कौन सी विधि लगाई है, एकाधिकन पूर्वेण विधि लगाई है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एकाधिकन पूर्वेण विधि क्या है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि कोई चीज़ समस्या आपको ना रहे कि कैसे करेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो एक बार आप लोग इनको लिख लें, संकलन व्यवकलन विधि, और ठीक है। अब इनका इंग्लिश नाम में भी यही, क्योंकि वैदिक जो हमारे पास में जो संस्कृत में है, ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हम लोग, तो जो भाषा है वही हमें को सीखनी है। तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लें एक बार, फिर हम लोग एक एक विधि को सीखते हैं, ठीक है। निखिलम विधि, संकलन व्यवकलन, और संकलन व्यवकलन को इष्ट संख्या विधि भी कहते हैं। जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से चर्चा कर लेंगे, है ना। जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख लिखा होगा, है ना। एक तो बोर्ड साफ होता नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई तरीका हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना सर, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो तो। चलिए, तो बोर्ड अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा भविष्य में जल्दी ही। इसको कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करेंगे हम लोग, है ना। ये इससे भी साफ नहीं हो रहा है, जो भी। चलिए, तो हेडिंग लिखिए आप लोग, एकाधिकन पूर्वेण विधि, ठीक है। कौन सी विधि? एकाधिकन पूर्वेण, एकाधिकन पूर्वेण से वर्ग ज्ञात करना। एग्जाम में वैसे विधि तो नहीं पूछेगा आपसे कि भाई इस विधि से ज्ञात